ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस और थोड़ा सा ही टॉपिक। ये चैप्टर फिनिश तो नहीं हुआ अभी? नो मैम, फर्टिलाइजेशन वाला भी नहीं हुआ अभी तो। अच्छा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ। ओके ठीक है, फिर ये मैम टॉपिक हो अभी गया था पढ़े। खत्म चैप्टर। चैप्टर खत्म हो गया था? बेटा यस मैम, लास्ट रिप्रोडक्शन वाला चल रहा था। कौन सा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन? यस मैम। ओके, ओ यस, अच्छा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन आप बोल रहे हो रूप? यस मैम, उसमें कह रहा था। हाँ ओके ओके ठीक है। तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट हो गए, फर्टिलाइजेशन टॉपिक करना है हमें। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन बहुत थोड़ा सा ही टॉपिक रह गया। विल फिनिश दिस and in the next class on Sunday you all have your test from human reproduction and reproductive health. Okay, so I'm quickly revising the questions which were given in your question paper. So should I repeat all the questions? Should I revise all the questions? Yes, Ruth? यस मैम। Okay, पहला क्वेश्चन था flower is considered as modified shoot. फ्लावर इज कंसीडर्ड एज मॉडिफाइड शूट। शूट का पार्ट, क्योंकि जो उसका शूट का बेस है वो मॉडिफाइड हुआ है, तो मॉडिफाइड पार्ट उसको क्या बोला गया था? थैलेमस। और शूट इसलिए बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन यही थी फर्स्ट। बाकी सब में दिया हुआ है इट इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, एपिकेलिक्स फॉर्म करता है फ्लावर, एसेंशियल ऑर्गन्स है फ्लावर्स में, इसीलिए उसको मॉडिफाइड शूट बोला है। बट शूट का रीजन ही यही था, इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। नेक्स्ट, मैंने जब आपको यूबिश बॉडीज करवाया था तो आप लोगों को सबको याद होगा कि हमने बात की थी यूबिश बॉडी, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड दे आर पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स। बाकी में एम्ब्रियो सैक या एंडोस्पर्म है, वो ऑप्शन थी नहीं। तो यूबिश बॉडी पे मैंने आपको शायद तब भी बताया था कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट या प्रोटीन पार्ट टू दी डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जब वो मदर प्लांट से निकल जाता है पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन, तो उसको सर्वाइव कैसे करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस यूबिश बॉडीज। पेरिस्पर्म जब टर्म आता है, दैट इज, बस उसको याद कर लो, रेमिनिसेंट, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। तो रेमिनेंट मतलब जो उसका बचा हुआ टुकड़ा, जो न्यूसेलस जो बचा हुआ रह जाता है, दैट इज पेरिस्पर्म। अब ये क्वेश्चन कल आपने पूछा था मुझसे, आफ्टर कटिंग द एंथर ऑफ प्लांट अ फ्यू डिप्लॉयड सेल्स वर आल्सो गॉट अलोंग विद द हेप्लॉयड प्लांट। अब अगर हम बात कर रहे हैं एंथर में, तो एंथर में हेप्लॉयड क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स। लेकिन उसके साथ कुछ पार्ट आ गए जो डिप्लॉयड थे। विच पार्ट might have given rise to the diploid plants? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा पार्ट आया होगा जो आपका डिप्लॉयड होगा। तो इसमें एंथर वॉल पूछी गई है, एक्साइन पूछा गया है। पोलन की एक्साइन तो पोलन ही है, हेप्लॉयड है। जनरेटिव सेल एन अकेला अगेन हेप्लॉयड है। वेजिटेटिव सेल अगेन एन हेप्लॉयड है। बचा हुआ रह गया एंथर वॉल। गॉट इट? क्योंकि स्पोरोजिनस सेल तो एंथर वॉल के अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर एवरीवन? अगर आप लोग क्वेश्चंस देख रहे हो, is my voice audible to everyone ना? Yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. यस मैम। श्रुति, आई हैव नॉट गॉट योर एमसीक्यू मार्क्स। बच्चे अपने सेंड करो, फिर हमारे ऑफिस में सब क्रॉस चेक करेंगे, देन वील form your result. Only you are left, you, Priyanshu and one more student, Ishman ने तो बता दिए। Okay, Shruti, Priyanshu, Yes ma'am. send your marks, MCQ marks. Priyanshu, am I audible to you? Yes, ma'am. हाँ, do send your MCQs marks बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है व्हेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, embryo sac, micropyle and funicle all lie in same plane, the ovule is, अब आप लोगों को याद होगा जो आपकी किताब में बना हुआ है, दैट इज ऑर्थोट्रोपस या एनाट्रोपस, दो ही होते हैं। ऑर्थो में क्या है? दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, वर्टिकल लाइन। तो ये हमने डायग्राम्स पढ़े हुए हैं, जब आप लोगों को डायग्राम की ओरिएंटेशन करवाई थी, नोट्स में आपने लिखा हुआ है। तो इसमें सीधा ऑर्थोट्रोपस है। Which of the following fruit is a case of parthenogenesis? तो पार्थेनोजेनेसिस वो क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, फ्रूट विद वायबल सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट्स विद वायबल सीड्स नहीं होगा, सीड्स तो फॉर्म ही नहीं होते, सॉरी। थर्ड ऑप्शन दी हुई है फ्रूट्स विद वायबल सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट है फ्रूट्स विदाउट सीड्स, तो पहली ऑप्शन ही बनेगी।
सीडलेस फ्रूट्स होते हैं ना, तो थर्ड में दिया वायबल, सीड्स तो बनते ही नहीं, तो इट इज द फर्स्ट ऑप्शन। अब ये अगला क्वेश्चन है बट एंडोस्पर्म मैम के। पहले वाले में जो सीडलेस फ्रूट्स सी होंगे ना, ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता इसका? वायबल सीड्स पूछा है ना, तो सीडलेस तो होते हैं, वो सीड तो होते ही नहीं, इसमें लिखा है सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीडलेस फ्रूट्स, पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट आ रहा है एंडोस्पर्म का, दिया हुआ है क्रोमोसोम नंबर 24, रूट का पूछा हुआ है। एंडोस्पर्म होता है 3n, तो 24 को अगर आपने कर दिया 8 3 से 24, तो 8 हो गया n। रूट कैप जो है मेगास्पोर डिप्लॉयड है, 8 इंटू 2 आ गया 16। ओके, तो इसका आंसर था 16। नेक्स्ट, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर नीडेड टू फॉर्म 125 ग्रेन्स ऑफ व्हीट। क्योंकि इसमें पूछा हुआ है ग्रेन्स ऑफ व्हीट, मतलब ये मदर सेल की बात हो रही है, और मदर में क्या होता है, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक रह जाता है, तो अगेन 125। आंसर इज 125 ओनली। मैम 7th क्वेश्चन दोबारा बताना। बच्चे एंडोस्पर्म का दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चन में, अगर एंडोस्पर्म का दिया हो तो एंडोस्पर्म क्या होता है 3n, 3n आपका दिया हुआ है 24। अगर हम n ले लेंगे तो 24 डिवाइड बाय 3 क्या आ गया 8, तो आपका 8 आ गया n। लेकिन रूट में जो मेगास्पोर मदर सेल दिया हुआ है तो इट इज 2n, तो 2 इंटू 8 कितना आ गया 16, तो आंसर इज 16। ओके, बच्चे एमसीक्यूज का ना मैंने कल भी बताया था रुको कि एमसीक्यूज के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। जितने क्वेश्चंस आपने किए होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। ये हमारे और जब भी आप फर्स्ट टाइमर करोगे क्वेश्चंस, तो आप लोगों का जो हमारा माइंड है उसी चीज़ को रिटेन करता है जो गलत चीज़ होती है। फिर आपको 10 बार आप करेक्ट भी कर लोगे, वही चीज़ गलत पढ़ोगे, तो इसलिए बेटर है जितने क्वेश्चंस आप कर रहे हो उनके करेक्ट आंसर्स को याद करो। अब एल्यूरॉन लेयर है तो वो हमने पढ़ा हुआ है, आउटरमोस्ट पार्ट होती है एंडोस्पर्म की, तो इसमें दिया हुआ है आउटरमोस्ट पार्ट, ये पेरिफेरल पार्ट, ये तो पता चल रहा है पेरिफेरल पार्ट। इसमें एक ऑप्शन दिया कॉटलेडन, वो तो क्रॉस हो गई। फिर दिया हुआ है पेरिफेरल पार्ट ऑफ स्कूटेलम, स्कूटेलम में तो कोलेप्टाइल और कोलेराइजर था, कोलेप्टाइल होती है शूट, कॉटलेडन्स वाला नहीं है। लास्ट बचा रह गया एंडोस्पर्म, तो इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ये तो ऑलमोस्ट सभी का ठीक था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर लाइकली टू हैव वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहे हैं कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। दोज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फ्रूट्स, दोज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सीड्स, स्पोर्स और वेजिटेटिव मीन। अगर हम स्पोर्स और सीड की बात करें तो वो दोनों मोड्स एक जैसे हैं। वेजिटेटिव मीन्स वो कई जो प्लांट्स हैं, मैक्सिमम प्लांट्स दे रिप्रोड्यूस बाय दिस फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, तो ऑटोमेटिकली क्या आंसर आ गया फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स हैव मेनी सीड्स विच आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द वॉल। अब फर्टिलाइजेशन इनर इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल फॉर्म्स, अब इसमें पूछा हुआ है फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे इनर मोस्ट जो इंटेगमेंट है ओव्यूल की, वो क्या फॉर्म करती है, वो फॉर्म करती है टेगमिना। तो टेगमेन दिया हुआ है इसके अंदर आंसर, टेगमिना बोल दो या टेगमेन। बाकी पूछा हुआ है पेरिकार्प, पेरिकार्प तो फ्रूट की हो गई आउटरमोस्ट कवरिंग। हाइलम क्या होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, सीड की होती है टेस्टा, तो बची हुई रह गई थी टेगमन। ओके, नेक्स्ट इज 9th वाला रह गया मैम क्वेश्चन। okay. Which stage of endosperm development you will see to observe nuclear or cellular type of endosperm? अच्छा, इसमें पूछा हुआ है अगर आप लोगों को याद हो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में अगर न्यूक्लियर डिवीजन है तो सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइड हुआ है, और अगर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाए तो सेल वॉल सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है। इसमें पूछा व्हाट स्टेज, कौन सी स्टेज में हम लोग देखेंगे, तो इसमें पहले पूछा हुआ है मेच्योर स्टेज, या डिवीजन हुई एम्ब्रियो की, या हार्ट शेप। ऑब्वियसली जब वो स्टार्ट होगी डिवीजन या हार्ट शेप हो गई तब नहीं, जस्ट आफ्टर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म। जब याद होगा हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में पढ़ा था एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो में आप लोगों को अभी रिसेंटली करवाया है कि उसमें जो सेल है वो डिवाइड होता है और फॉर्म करता है अपर सेल और लोअर बेसल सेल। तो जाइगोट अलग से डिवाइड करेगा, ये अलग से डिवाइड करता है जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन। गॉट इट। और स्पोरोपोलिन जो है कौन सिक्रीट करेगा। अब स्पोरोपोलिन किसकी वॉल थी, अगर आप लोगों को याद हो तो स्पोरोपोलिन इज अ वॉल ऑफ द पोलन।
तो पोलन ग्रेन में इसमें लिख दिया पोलन की साइटोप्लाज्म। पोलन तो पार्ट है, बहुत सारी चीजें मिलके पोलन बनाया हुआ है। पोलन मदर सेल नो, क्योंकि वो तो डिप्लॉयड होगा। साइटोप्लाज्म ऑफ टेपिटम, टेपिटम जो नरिशिंग लेयर है। एंडोथीशियम पूछा है, एंडोथीशियम जो लेयर है इट हैज टेंजेंशियल थिकनिंग, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डेसिकेशन, वो प्रोटेक्शन करता है एंडोथीशियम। टेपिटम प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, और ये प्रोटीनेशियस रिच लेयर स्पोरोपोलन। Next, the mature embryo of dicot of two cotyledon, the radicle and plumule, which of these tissue is not produced from the embryonic mass. अब पूछा हुआ इसमें से कौन सा पार्ट एम्ब्रियो से नहीं बना हुआ? Plumule, which of one of these tissue is not produced from the embryonic mass. कौन सा पार्ट जो है एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है, एम्ब्रियो से नहीं बना, सीड से, एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है, सीड अलग है। तो सीड से बनते हैं, जो जाइगोट से बनते हैं वो कॉटलिडन होते हैं। बाकी सारे पार्ट्स दिए हुए एम्ब्रियोनिक पार्ट, एम्ब्रियोनिक मास। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है, रूट और शूट बनते हैं। बचा हुआ रह गया था कॉटलिडन, कॉटलिडन बनता है जाइगोट से। If a flowering plant has 12 number of chromosome in each of meristematic tissue, which of the following would have 6 chromosome? अब इसमें हेप्लॉइड किया हुआ है, तो हेप्लॉइड किस चीज में होता है? क्या रूट में होगा? नो, इट इज डिप्लॉइड। पोलन एंड मेगास्पोर मदर सेल। अब पोलन में पूरा पार्ट अगर हम पोलन का बात करें तो पोलन वॉल है, टेपिटम है, दे आर ऑल डिप्लॉइड। पोलन्स ऑफ मेगास्पोर, तो यस मेगास्पोर जो फॉर्म करती है पोलन, उसके अंदर सिर्फ जो हेप्लॉइड होंगे, बाकी सब डिप्लॉइड होंगे। द डेवलपमेंट ऑफ हिलोबियल एंडोस्पर्म, ये आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, तो हिलोबियल एंडोस्पर्म पूछा हुआ है कि ये इन बिटवीन होती है न्यूक्लियर और सेल्यूलर एंडोस्पर्म, तो एक ही ऑप्शन थी। प्री फॉर्म्ड हेप्लॉइड एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड इन, कह रहे हैं पहले ही एंडोस्पर्म बनी हो और वो भी हेप्लॉइड हो, प्री फॉर्म्ड हेप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो ये इसके लिए आप लोगों को एग्जांपल याद करनी है, स्पेशल केस है पाइनस का। पोलन सैक इन एंथर इज इक्विवेलेंट टू, अब पूछा गया पोलन सैक जिसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन दी एंथर इज इक्विवेलेंट टू। अब बताओ अगर इसमें पोलन सैक की बात हो रही है तो इसमें डिफरेंट टाइप्स जो ऑप्शंस दी हुई हैं वो है माइक्रोस्पोरेंजियम पाइनस, पोलन सैक बनता ही पाइनस में अगर आप लोगों को याद हो। इसमें दूसरा दिया हुआ माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ पाइनस, तीसरा मेलकोन, मेलकोन क्रॉस कर दो, नन ऑफ द अबव क्रॉस कर दो, बचा हुआ दो रह गया, माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल होता है लीफ, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है जिसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन, तो वही ऑप्शन है। एंडोस्पर्म में मेल कौन क्यों नहीं हो सकता? मेल पार्ट, अच्छा मेल कोन में नहीं ना आएगा। पोलन सैक जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। पोलन सैक क्या है? बहुत सारे इकट्ठे पोलन ग्रेन्स हो, ठीक है, तो वो किस Yes, में ma'am. आएंगे? हाँ, नेक्स्ट है एंडोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये तो पता है सभी को, डबल फर्टिलाइजेशन। इन पोलन सैक द हार्मोन एज वेल एज न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन इज प्रोवाइडेड बाय, अब चार ऑप्शंस दिए हैं, एक तो दिए टेपिटम, स्पोरोजेनस टिश्यू, वॉल लेयर्स, ये ऑल ऑफ द अबव। अब देखो इसमें स्पोरोजेनस टिश्यू, ये वॉल लेयर्स तो देंगे नहीं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन सिर्फ एक ही चीज प्रोवाइड करती है, बताया अभी, टेपिटम, पहले भी क्वेश्चन में आया है। एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज होमोलोगस टू, एम्ब्रियो सैक हमने किसको बोला था? जो फॉर्म कर रही है फीमेल गेमेटोफाइट, तो या ये बराबर होगी मेगास्पोर या फीमेल गेमेटोफाइट या स्पोरेंजियम या नन। तो इसमें चार ऑप्शन दिए, बट मैंने आपको सीधा आंसर दे दिया, फीमेल गेमेटोफाइट में ही था एम्ब्रियो सैक। एंथसिस बहुत सारे बच्चे रिलेट करते हैं एंथर्स के साथ, तो ये एंथसिस एक प्रोसेस है जिसमें फ्लोरल बड्स ओपन होते हैं, जैसे वो जो बंद फूल या बड है जब वो खिलती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एंथसिस। एंट्री ऑफ पोलन थ्रू माइक्रोपाइल इज नोन एज पोरोगैमी। मिल्की वाटर इन ग्रीन कोकोनट इज एंडोस्पर्म, ये आपको याद है, बताया हुआ है, मिल्क एंडोस्पर्मिक मिल्क है, ओके। Yes, ma'am. मैम Okay. 8th क्वेश्चन बता दो। ओके, एट्थ क्वेश्चन, बच्चे एट्थ में ना दिया हुआ है ग्रेन्स ऑफ व्हीट, मियोटिक डिवीजन। ग्रेन मतलब बात है कि वो फीमेल की पार्ट कर रहे हैं बात, तो पूछ रहे हैं फीमेल में 125 ग्रेन्स अगर बने हैं एक ही प्लांट में, तो फीमेल बॉडी में क्योंकि हर मियोसिस के बाद एक रहता है फंक्शनल, बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं, तो इसमें अगर 125 ग्रेन है तो 125 ही मियोसिस हुई होंगी, क्योंकि एक बचा हुआ है, 3 डीजनरेट हो गए।
ओके, सो बच्चे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज फर्टिलाइजेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बता दिया मैंने आप लोगों को, फीमेल पार्ट। उसमें शायद आई थिंक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ था, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द पार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हम बात करें तो ये साइक्लिक चेंजेस हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिसमें यूट्राइन वॉल जो है वो रप्चर होती है और फेलोपियन ट्यूब की कुछ ब्लड वेसल्स या उसका भी टिश्यू आ जाता है वेजाइना से, बॉडी से बाहर जाता है। तो ये साइक्लिक चेंजेस है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। सबसे पहला फेज है प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव फेज। सेकेंड फेज है सिक्रीटरी फेज, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज। तो जो प्रोलिफरेटिव फेज है इट लास्ट फॉर अराउंड 14 डेज, और इसमें जो लाइनिंग है यूट्रस की या फिर फेलोपियन ट्यूब की वो प्रोलिफरेट करती हैं, मतलब फॉर्म होती है। इसमें ब्लड वेसल्स जो है उनकी ज़्यादा अमाउंट आना शुरू हो जाता है, वेस्कुलराइजेशन बोलते हैं इसको। और ग्राफियन फॉलिकल, जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, अगर आपको याद हो हमने ओवरी का स्ट्रक्चर सबने पढ़ा था, तो इसमें ओवरी में सबसे पहला जो फॉलिकल फॉर्म होता है दैट इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल इज फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन FSH and estrogen. FSH helps in formation of ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि इससे नाम ही इसका ये पड़ा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ होती है, मेच्योर होगा, और फिर जो ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ये फॉर्म करता है एक हार्मोन विच इज नोन एज सेकेंडरी सेक्स हार्मोन इन केस ऑफ फीमेल, दैट इज ईस्ट्रोजन। तो प्रोलिफरेटिव फेज में आई एम रिपीटिंग, इट लास्ट फॉर अबाउट 14 डेज, जिसमें लाइनिंग यूट्रस की और फेलोपियन ट्यूब की उसकी वेस्कुलराइजेशन होती है। ग्राफियन फॉलिकल जो बना है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, वो सिक्रीट करेगा, मेच्योर होगा और सिक्रीट करेगा ईस्ट्रोजन। और तब उसके बाद जब ये हार्मोन रिलीज होता है, देन दिस एग इज रिलीज्ड ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस एग इज रिलीज्ड एंड दिस रिलीज ऑफ एग इज नोन एज ओव्यूलेशन। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक आपको समझ भी आ रहा होगा। नेक्स्ट फेज इज सिक्रीटरी फेज विच लास्ट फॉर अराउंड 10 days। तो नेक्स्ट फेज जो है यस सॉरी सिक्रीटरी फेज की बात हो रही है। तो नेक्स्ट फेज इज सिक्रीटरी फेज, जिसमें इट लास्ट फॉर अबाउट 10 days। इसमें जो ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हुई है ये फॉर्म कर देती है कॉर्पस ल्यूटियम, सभी को पता है इस बारे में। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम, यस मैम एक बार प्लीज रिपीट कर दो सारा। ओके, सपना मेरे को आइडिया हो रहा है, आज बहुत सारे बच्चों का कनेक्टिविटी इशू है। सो बच्चे हमने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी स्टार्ट किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, पहले तो इट लास्ट फॉर अबाउट 14 days प्रोलिफरेटिव।
एंड इसमें क्या होगा, यूट्रस की और फेलोपियन ट्यूब की वैस्कुलराइजेशन होती है, प्रोलिफरेशन होती है। प्रोलिफरेशन मतलब वो बनने शुरू होते हैं, वैस्कुलराइजेशन मतलब ब्लड वेसल्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसमें आपने डायग्राम में देख सकते हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल इज फॉर्म्ड इसी फेज में, और ग्राफियन फॉलिकल ग्रो होगा, मैच्योर होगा और फॉर्म करेगा ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन के आते ही वो रिलीज हो जाएगा इन दिस रिलीज ऑफ ऑन 14th डे, दिस रिलीज इज नोन एज ओव्यूलेशन, और जो रिलीज हुआ है दैट इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी oocyte। सेकेंड आता है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज के बारे में हम पढ़े थे, इट लास्ट फॉर अबाउट 10 days। जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है वो फॉर्म करता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम, फेज को ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। यस सिक्रीटरी फेज को ल्यूटियल फेज बोलेंगे। और अब ये ईस्ट्रोजन पहले आया था, अब ये फॉर्म करेगा प्रोजेस्टेरॉन, और लाइनिंग जो यूट्रस की और फेलोपियन ट्यूब की और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और वो प्रोवाइड करती हैं। अगर तो प्रेगनेंसी हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, तो इसीलिए ये वॉल को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन विच इज सिक्रीटेड बाय दिस ल्यूटिल कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर ये रप्चर हो जाएगा, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल खत्म हो जाएगा। फिर आता है ये फेज विच इज नोन एज मेंस्ट्रुअल या फिर ब्लीडिंग फेज, विच लास्ट फॉर अबाउट 4 days। और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगी, यूट्रस की और फेलोपियन लाइनिंग जो है खत्म हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक डाउन ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब, विच रिजल्ट्स इन मेंस्ट्रुअल फ्लो। एंड अब आई थिंक सभी को ये तीनों फेजेस क्लियर हो गए हैं। तो ल्यूटियल फेज भी, ये सिक्रीटरी फेज, और लास्ट में आता है मेंस्ट्रुअल फेज। दिस साइकिल occurs after every 25 days and this menstrual phase continues for 3 to 5 days. तो अब हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन। आई थिंक ये सभी को क्लियर है। यू हैव टू लर्न दैट चार्ट विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी मेंस्ट्रुअल फ्लो का, जिसमें आप लोगों को हार्मोन्स के बारे में बताया हुआ है, हार्मोनल पीक, फिर लास्ट में यूट्रस की लाइनिंग के बारे में, और जो नीचे ग्राफ में दिए हुए हैं स्टेजेस या डेज वाइज। तो आप लोगों को सबको अच्छे से वो लर्न करना है दैट डायग्राम। और ये 3 स्टेजेस आपको बता दिए हैं। इसमें प्रोलिफरेटिव लास्ट फॉर 14 days, दिस लास्ट फॉर 10 days, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर 4 to 5 days. I think it is clear now. नेक्स्ट पार्ट आता है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पहले तो आप लोग क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आप पढ़ चुके हो, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब मोटाइल जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स के बारे में आप पढ़ चुके हो, जिसमें हेड, नेक, मिडल पीस और टेल था। जो स्पर्म है वो फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट से सर्विक्स तक एंटर करता है यूट्रस और रीच करता है रीजन, जिसको याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था इट इज एम्पुला इस्थमिक जंक्शन। बार बार इसके बारे में बताया। तो स्पर्म हैज टू ट्रेवल फ्रॉम वेजाइना टू सर्विक्स, ये सर्विक्स रीजन है, एंड देन टू यूट्रस, एंड देन टू दिस एम्पुला इस्थमिक जंक्शन, दिस रीजन। तो स्पर्म को यहाँ तक मूव करना है। ओवम जो एग जो है दैट वाज रिलीज्ड बाय ओवरी, ओवरी ने जो एग रिलीज किया है वो ओव्यूलेशन प्रोसेस अभी अभी हमने पढ़ा। तो एग को भी यहीं तक आना है क्योंकि यहाँ पे होगी फर्टिलाइजेशन। फेलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट के एम्पुला स्टमक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होगी। और अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें अब ध्यान देना, क्योंकि फीमेल के एग के बाहर लेयर है जोना पेलिसिटा एंड कोरोना रेडिएटा, सभी को याद है ये। तो जैसे ही स्पर्म कंटैक्ट में आता है एग वॉल के विच इज कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलिसिटा, कोरोना रेडिएटा को तो क्रॉस कर लेते हैं बहुत सारे स्पर्म्स, लेकिन प्रॉब्लम आती है इस लेयर पे विच इज नोन एज जोना पेलिसिटा। when one sperm comes in contact with this zona pellucida, it tries to form a chemical anti-fertilizing which breaks या which
inhibits the entry of other sperms. वो एक लेयर बना देता है जिससे और स्पर्म्स नहीं एंटर कर पाते. कोरोना रेडिएटा में अभी क्रॉस कर रहे हैं, सिर्फ एक स्पर्म है जो जोना पेलिसिडा के जैसे ही कंटैक्ट में आता है. इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन so that it can block the entry of other sperms. और स्पर्म की टिप पे एक एंजाइम है जिसका नाम आपने पढ़ा है hyaluronidase. It breaks the enzyme present in the ectosome. It dissolves this wall. ये वॉल को डिसॉल्व कर देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको जोना पेलिसिडा बोला गया है. दिस इज जोना पेलिसिडा, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और फिर ये अंदर चला जाएगा. And this egg is released at secondary oocyte. अभी हमने पढ़ा था ओव्यूलेशन में secondary oocyte stage थी. और जैसी एंट्री होती है स्पर्म की, it induces the second meiotic division, जहां पे ये secondary oocyte चेंज हो जाएगा एक छोटी पोलर बॉडी और एक एग में, ooted या ओवम. तो आई एम रिपीटिंग, जैसे ही इसके साथ जोना पेलिसिडा के साथ एक स्पर्म टकराता है, इट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम. पहले तो ये सॉरी जो जोना ये जैसे ये स्पर्म एंटर करता है, ये चेंजेस लेके आता है वॉल में, विच ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स विद इन द एग. और इसके बाहर जो एंजाइम है दैट इज hyaluronidase, it breaks the wall of this egg, zona pellucida and plasma membrane. और जैसे ही अंदर आने लगता है, it changes, it induces the division of the secondary oocyte and results in the formation of haploid egg and second polar body. And now the male gamete will fuse with the egg to form a diploid zygote. So I think ये fertilization process clear हो चुका है. Fertilization is clear, yes? Everyone? Yes, ma'am. Okay. So next part is, अब fertilization हो चुकी है, zygote बन चुका है. zygote बना कहाँ है आपने पढ़ लिया है, ampulla region या ampulla isthmic junction of fallopian tube. अब इस रीजन में एग zygote बना है, zygote ने आना है यूट्रस वॉल तक, यहाँ तक आना है. इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. लेकिन यहाँ से आने में यहाँ तक ये एक zygote डिवाइड होता है 2 में, फिर 2 से 4 में. दिस इज हाउ इट इज रोलिंग डाउन along with the cleavage. तो इसको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे, दैट इज इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन में कुछ चेंजेस होती हैं zygote में. सबसे पहले आएगा क्लीवेज. अब इसमें क्लीवेज में क्या होगा, दिस zygote will undergo division and these divisions are mitotic division. When it moves down from the ampulla region या isthmic region of the fallopian tube towards the uterus, और ये mitotically divide होगा. और ये जो अभी फॉर्म हो रहे हैं, these are known as blastomeres. ये टूटता जाएगा, पहले 1 से 2, 2 से 4, फिर 8, फिर 16 सेल्स हो जाएंगे. This 16 cell stage is known as the morula stage. Morula इसलिए because it appears to be like a bunch of grapes. तो morula आगे बढ़ते रहते हैं. This is your 16 cell stage. और अब क्या होगा, जो ये blastomeres मैंने आपको अभी बताया था, जो zygote है वो डिवाइड हुआ है और फॉर्म किए डॉटर सेल. These are known as blastomeres. ये कंटिन्यू कर रहा है blastomeres. bunch of cell बन गया morula. तो अब blastomeres they try to arrange in the periphery, बाहर आके अरेंज करते हैं और कैविटी फॉर्म कर देते हैं, अंदर खाली जगह फॉर्म करते हैं. दिस इज नोन एज ब्लास्टोसील. A cavity
is formed in the middle, and the blastomeres, they become arranged along the side wall or periphery. This stage is known as a blastocyst. ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को क्लीवेज में? Yes, ma'am. ओके, फिर इसके बाद अगर आप ब्लास्टोसिस्ट अब आप लोगों को समझ आ चुका है, तो इसमें जो आउटर मोस्ट ब्लास्टोमियर्स थे, they form a special layer which is known as trophoblast. ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स हैं और अंदर कुछ मास ऑफ सेल्स इससे अटैच रहता है, इनर मास ऑफ सेल which is projecting into the cavity which is known as blastocele. I'm repeating, जो आपने पीछे पढ़ा, ब्लास्टोमियर्स बाहर अरेंज हो जाते हैं पेरिफेरी पे और बीच में खाली जगह बना लेते हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील. दैट स्टेज वाज ब्लास्टोसिस्ट. लेकिन इसमें कुछ सेल्स जो हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच हो जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट के साथ और कैविटी में प्रोजेक्टेड हुए हैं, and these special cells, they are forming a mass projecting out into the blastocele. अभी हम सिर्फ ब्लास्टोसिस्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं. क्लीवेज में हमने पढ़ा ब्लास्टोमियस, ब्लास्टोमियस मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टुला. अब इसमें क्या होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, these ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, अब ये बहुत जल्दी डिवाइड करेंगे and they try to cover, they'll try to cover the cavity. ये जो cells थे इनके भी बाहर covering form कर देंगे. Because of division, continuous division, these trophoblast cells, they are continuously dividing and are forming a layer around this mass of cell. And now this region, this part gets attached to the uterus lining. ये देखो अब यूट्रस में ये जो मास ऑफ सेल था, इसके बाहर कवरिंग थी ट्रोफोब्लास्ट की, दिस मास ऑफ सेल गेट एम्बेडेड इन दी एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. यूट्रस में आप लोग लाइनिंग पढ़ चुके हो, अंदर वाली सबसे इनर मोस्ट लेयर थी एंडोमेट्रियम, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन सुनो. द अटैचमेंट ऑफ द blastula stage या blastocyst into the endometrium wall of the uterus is known as implantation. और इसमें जो inner mass है ये cells का, वो आगे further divide होगा to form an embryo. अब इसके बाद embryo की बात कर रहे हैं हम, तो this is next topic is embryonic development. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या था, पहले जाइगोट डिवाइड हुआ दो में, ब्लास्टोमियस जिनको बोला गया था. दिस इज व्हाट इज क्लीवेज. और ये टूटते हुए 4 सेल्स, फिर 8 सेल्स, फिर 16 सेल, फिर 32 सेल. तो जब ये 16 to 32 सेल स्टेज होता है, आई टोल्ड यू इट इज नोन एज मोरुला स्टेज. मोरुला स्टेज के बाद क्या होता है, कुछ सेल्स जो बाहर की तरफ रह जाते हैं, पेरिफेरल, जिनका नाम हमने पढ़ा अभी ट्रोफोब्लास्ट. तो ये दो तरह के सेल्स फॉर्म करता है. बाहर के सेल्स को बोलेंगे हम ट्रोफोब्लास्ट, और एक तरफ ये इनर मास ऑफ सेल्स फॉर्म करता है जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो. और ये स्टेज जो है, दिस स्टेज इज विद द कैविटी ऑफ ब्लास्टोसील इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट. तो ब्लास्टोसिस्ट में क्लीवेज यहां तक है, और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में क्या होगा, इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन होते ही ये स्टेज चेंज हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्स इन द एम्ब्रियो. एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. एक्टोडर्म, एंडोडर्म
mesoderm, formation of 3 germ layers, और फिर वो 3 लेयर्स हमारे ऑर्गन फॉर्म करेंगी या नर्व्स फॉर्म करेंगी, तो ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं. तो दिस इज व्हाट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. कितने स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हो चुका है? फर्टिलाइजेशन, menstrual cycle and embryonic development. Please raise your hand fast. Okay. Okay. और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ओके. सो आई थिंक विदिता आपने कर लिए थे टॉपिक्स. आई थॉट यू वर नॉट इन द क्लास, सो आई वाज जस्ट texting you. Ma'am, actually got disconnected. Okay, okay, okay. I hope you got Can my you message. repeat from that trophoblast layer, ma'am? Gastrulation. Okay, gastrulation. गैस्ट्रुलेशन में बच्चे मैंने अभी सिर्फ यही बात बताई है आपको. गैस्ट्रुलेशन जो स्टेज है, जब इम्प्लांटेशन हो गई, इम्प्लांटेशन के बाद आती है गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्स विद इन द एम्ब्रियो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. और वो 3 लेयर्स जो है ऑर्गन फॉर्म करेंगी, नर्व्स फॉर्म करेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस. तो अब एम्ब्रियो पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है. अब वो एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म करता है फीटस. नाउ वी आर कमिंग टू फीटल मेम्ब्रेन्स. ओके. तो फीटल मेम्ब्रेन्स में अगर आप लोगों को याद हो, फीटल मेम्ब्रेन 4 मेम्ब्रेन्स हैं: एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइन और योग सैक. एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइन and yolk sac. These are the 4 fetal membranes, जिसमें amnion जो है that provides a fluid which is known as that contains a fluid which is known as amniotic fluid. amniotic fluid के 2 functions होते हैं. एक तो ये provide करता है nutrition to the developing embryo, दूसरा ये act करता है shock absorber. तो आप लोगों को बताया था कि जो एम्ब्रियो है मदर बॉडी में, ये बेबी होता है, अटैच्ड होता है ये. तो इसके साथ जो आसपास वो जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड जो इसके आसपास जो लेयर है, फ्लूइड है, दैट इज योर एमनियोटिक फ्लूइड. तो दिस प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो, डेवलपिंग फीटस फ्रॉम द शॉक. शॉक मतलब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, कोई भी झटका कोई भी लगेगा, कोई भी जर्क होगा तो उससे बचाता है. योक सैक जो है हमारे यहाँ पे रुडिमेंट्री है, तो बिल्कुल छोटा सा पार्ट आएगा. तो इट श्रिंक्स ग्रेजुअली. एमनियन और कोरियन जो है, कोरियन और एलेंटॉइन, दिस कोरियन एंड एलेंटॉइन दे फॉर्म दी प्लेसेंटल पार्ट. ये दोनों मिलके बनाते हैं. तो याद रखना, नीट में क्वेश्चन आता है प्लेसेंटल पार्ट कौन फॉर्म करता है, कौन सी फीटल मेम्ब्रेन फॉर्म करती है? इट इज कोरियन एंड एलेंटॉइन. ओके. तो फीटल में आप लोगों को यही याद करना है कि इट हैज 4 मेम्ब्रेन्स: एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइन और योग सैक. एमनियन जो है इसमें फ्लूइड होता है विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोवाइड्स नरिशमेंट. योग जो है योग सैक बन के रह गए, हमारे में बहुत रुडिमेंट्री होते हैं. दिस इज योर योग सैक, ये पार्ट है योग सैक, एंड इट श्रिंक्स ग्रेजुअली. कोरियन और एलेंटॉइन जो है वो फॉर्म करते हैं प्लेसेंटा. और इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में पार्ट है, दैट इज योर पार्चुरेशन. Ma'am, Yes. ma'am, yolk sac is also known as alecythal. Also known as Alecythal. ये हमारे में यस लेसिथल
और एलेसिथल का मतलब है योक, योक प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ योक। ए मींस एब्सेंस, तो हमारे में योक नहीं है, है ना। जो एग्स हैं दे आर एलेसिथल विदाउट योक। Okay. ओके, तो पार्चुरेशन में अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ यंग वन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड या गेस्टेशन पीरियड। जब बच्चा बाहर आता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। और जो गेस्टेशन पीरियड है, दैट इज द प्रेगनेंसी पीरियड, कितने डेज का है? 280 days. यस यस, 20 280 days. डेज, 280 डेज। और वीक्स 40 वीक्स, 40 वीक्स, 280 डेज या 9 मंथ, सभी को पता है इस बारे में। तो पार्चुरेशन में बताया आपको एक्सपल्शन ऑफ यंग वन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड या गेस्टेशन पीरियड। इट इज फॉर 280 डेज इन ह्यूमन। और फर्स्ट लेबर पेन जिसको बोलते हैं, वो शुरू कहाँ से होंगे? सर्विक्स से, सर्विक्स की ओपनिंग से। और इतनी ज्यादा पावरफुल कंट्रैक्शन होती है, जो हमने अभी पढ़ा, बाहर पानी है, पानी किस चीज का था? एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियन वॉल रप्चर हो जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाता है और बच्चा उसी फ्लो में बाहर आता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड में। ड्यू टू पावरफुल कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, इट रिलीजेस एमनियोटिक फ्लूइड एंड देन बेबी फ्लोज। और जो बच्चे के और मदर के बीच में कनेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको काट दिया जाता है, प्लेसेंटा को बाहर रिमूव कर दिया जाता है। और उस कॉर्ड को काटने के बाद उसको पुल किया जाता है मदर बॉडी में से, पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और बच्चे को जब निकालते हैं, उसके जो लंग्स हैं वो कोलैप्स्ड होते हैं। आप लोगों को सभी को बताया था कि हम सभी को पैट किया है, सभी को नर्स ने एक थप्पड़ मारा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम मदर बॉडी में थे, वी वर इनसाइड फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। तो पानी में सांस लोगे तो लंग्स में पानी भर जाए। मदर बॉडी से ही सब कुछ हम लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, सब कुछ। तो जैसे ही बाहर आते हैं, तो जैसे ही उल्टा करते हैं डॉक्टर्स और पैट करते हैं, तो पैट करने के बाद वो जो जब लंग्स में हवा आती है तो आवाज आती है, बच्चा फिर रोता है। तो इनफैक्ट ये जो लंग्स हैं, दे आर एक्सपैंडेड एंड इट स्टार्ट्स ब्रीदिंग। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है, मदर की ब्रेस्ट जो है, इट सिक्रीट्स मिल्क। फर्स्ट मिल्क को हमने नाम पढ़ा हुआ है आपने, दैट पार्ट इज नोन एज कोलेस्ट्रॉल, which is very 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 important for the body. It is rich in calories, it is rich in protein and antibodies. कौन सी एंटीबॉडी होती है इसके अंदर? IgA. IgA। बिल्कुल नहीं भूलना इस चीज को। तो कोलेस्ट्रॉल इज द फर्स्ट मिल्क विच इज colorless. It is a colorless fluid. It is rich in protein and antibodies, and it is released under the influence of hormone which is known as milk ejecting hormone or oxytocin. तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बाद ही मदर्स में मिल्क सिक्रीट होगा। ग्लैंड्स तो सब में है, लेकिन जब बच्चा होता है तभी प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीटोसिन। मैंने आपको ये भी बताया था, कैटल्स में, गाय भैंसों में दूध चाहिए, अब हमने रोज दूध पीना है, तो गाय भैंसों में हम ये इंजेक्शन देते हैं, और वो इंजेक्शन किस चीज के होते हैं? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है ये ऑक्सीटोसिन। ओके। और इसी के साथ, ऑक्सीटोसिन के साथ एक और हार्मोन आता है, दैट इज नोन एज प्रोलेक्टिन। तो ये दो हार्मोन्स आते हैं। लास्ट पार्ट, जब मदर फीड करती है, उसको बोलते हैं लैक्टेशन। और ये लैक्टेशन जो है, ये ब्रेस्ट से होती है फीडिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन HPL, prolactin hormone, and also another hormone which is pregnancy hormone, progesterone. तो आप ये भी दे दोगे तब भी बहुत है। lactation is under the influence of hormone like prolactin, जिसको HPL भी बोलते हैं, human prolactin and progesterone। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? HPL का, प्रोलेक्टिन का, टू प्रोड्यूस मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। और आपको बता दिए, फर्स्ट मिल्क जो है दैट इज कलरलेस एंड दैट इज रिच इन एंटीबॉडीज। ओके, तो अब आप लोग बच्चे बहुत ध्यान से सुनोगे। आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट संडे जो टेस्ट होगा, वो होगा चैप्टर
ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड आई वांट कि सभी आप लोग टेस्ट के लिए ज़रूर सभी पार्टिसिपेट करो। जो बच्चे नहीं करते हैं, इट इज़ रियली सैड, आई कीप ऑन वेटिंग फॉर एवरीवन and we are really working hard, which I have test for all the classes, so I have to coordinate also. I know it is very tough these days क्योंकि coordinate करना घर में संडे का मन नहीं करता उठने का, but try to। बहुत सारे बच्चे हैं जो दे रहे हैं टेस्ट एंड बी रेगुलर, क्योंकि हम चैप्टर की रिवीजन करते हैं फिर टेस्ट करते हैं, तो आप लोगों को तो कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ओके तो इस टेस्ट में 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। जितने बच्चे आज क्लास में हैं सब बच्चे नेक्स्ट टेस्ट में ज़रूर हों। और आप लोगों का टेस्ट बता दिए 3rd and 4th चैप्टर। आई विल शेयर दी MCQs फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है जस्ट आस्क मी एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, क्योंकि आई वांट फुल मार्क्स। बहुत इजी चैप्टर्स हैं, बहुत ट्रिकी चैप्टर्स हैं, पढ़ोगे तो अपने आप समझ आएंगे। और अगर हम अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बड़ी गलती होगी। आप लोग मेरी ट्रिक को समझो, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। इट विल टेक योर एफर्ट, बहुत जान लगेगी, बहुत। ये 1-2 दिन का काम नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू 1 वीक फॉर प्रिपरेशन। आज मंडे है, यू हैव फुल वीक फॉर प्रिपरेशन। चैप्टर रीड करो एनसीईआरटी से, फिर प्रैक्टिस करो उसके एमसीक्यूज जो आपके पास किताब है। फिर आई एम ऑल्सो सेंडिंग PDF फाइल, क्वेश्चंस की भी, चैप्टर की भी, वो भी रीड करो, चैप्टर भी रीड करो, क्वेश्चंस भी करो। मिनिमम 400 या 500 क्वेश्चन होंगे किसी चैप्टर के, तो सोच लेना कि कुछ आता है। ओके सिर्फ 100 या 50 क्वेश्चंस के बाद को मेरी तैयारी हो गई है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको। इज इट क्लियर है सभी को? सो see you everyone in the next class, and we'll be starting with reproductive health chapter. And if you have any query, just feel free to ask me anytime. Okay, so I want the best for everyone, so I'll try my best. तो आप लोगों किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, just let me know. Okay मैम बच्चों, yes? मैम सिर्फ MCQs का ये टेस्ट? नहीं, दोनों होंगे। इस बार भी था, वो गलती से दूसरा क्वेश्चन पेपर शेयर हो गया, तो दोनों होंगे, दोनों MCQs भी और सब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव में ज़्यादातर आप लोग डायग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करो, इस चैप्टर के डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। ओके तो Okay, ma'am. सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ। Okay class, bye bye for now, and we'll be starting with reproductive health in the next class. Okay बच्चों, Thank you, ma'am. okay take care. Thank you, ma'am. Bye, Okay ma'am. okay, Thank you, bye bye, ma'am. bye bye, take care everyone. Thank you, ma'am. Okay.